हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। एसएससी जीडी PYQ सीरीज की एक नई सीरीज में स्वागत है आपका। देखते हैं हम लोग अपनी इस सीरीज में क्या क्वेश्चन दिए गए थे या किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। समझते हैं हम लोग क्वेश्चंस को और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया हमें क्वेश्चन, किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कोई भी कार्य हमें करवाना है, 20 व्यक्तियों को लगाया गया 8 दिनों में पूरा करने के लिए। कहा गया कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्तियों ने 4 दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितनी? एक बात समझिए, 20 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में। दैट मीन्स, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 20 व्यक्ति काम को कर रहे हैं 8 दिनों में। दैट मीन्स टोटल काम इनका 160 यूनिट है। जब 160 यूनिट इनका टोटल वर्क है, उसके बाद हमसे कंडीशन कही गई कि कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्तियों ने 4 दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो 4 व्यक्ति हैं, ये भी 4 दिनों तक साथ में काम तो करते रहे। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि टोटल इन 4 दिनों तक इन 20 व्यक्तियों ने, सभी के सभी व्यक्तियों ने 4 दिनों तक कार्य किया। जब 20 व्यक्ति 4 दिन कार्य करेंगे तो टोटल कितने यूनिट कार्य कर लेंगे? 80 यूनिट कर लेंगे। हमें टोटल काम करवाना था 160 यूनिट, 80 यूनिट हो चुका है, तो बचा कितना? रिमेनिंग वर्क 80 यूनिट बचा। 160 में से 80 माइनस कर दिए, कितना बचा? 80 यूनिट। अब हमसे कहा यह गया कि 4 व्यक्तियों ने काम को छोड़ दिया। जब 4 व्यक्तियों ने काम को छोड़ दिया है, टोटल 20 व्यक्ति थे, तो बचे कितने? अब 16 व्यक्ति बचे। तो 16% 80 यूनिट काम करने में कितना समय ले लेंगे? 80 डिवाइड बाई 16, दैट मीन्स 5 दिन। 16 पंचे 80। अब कंडीशन क्या कही गई वो समझिए। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या है। मीन्स हमसे टोटल काम पूछा गया, रिमेनिंग नहीं पूछा गया। अगर रिमेनिंग पूछते तब तो 5 दिन हो जाता, लेकिन हमसे पूछा क्या गया? टोटल काम। तो सीधी सी बात है, रिमेनिंग के 5 दिन और ये जो 4 दिन साथ साथ काम किए थे वो, तो टोटल कितने दिन हो गए? 5 + 4, दैट मीन्स 9 डेज। और यही हमारा आंसर बन जाएगा। मीन्स बी वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। कहा गया हमसे एक ठोस घन का सतह क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको सरफेस एरिया दे दिया गया, किसका? घन का, क्यूब का। इसे पिघलाकर 11 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया जाता है। इसी लाइन पर ध्यान दो, एक चीज और दे दी गई आपको, बेलन का आयतन। क्यों? क्योंकि कहा यह गया इस घन को पिघलाकर बेलन बनाया गया। तो मतलब साफ है कि जितना इस घन में वॉल्यूम है, उतना ही तो बेलन में वॉल्यूम होगा। 2 चीजें हमें गिवन कर दी गई। एक तो 6a² की वैल्यू दे दी गई, 726। भाई क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता? 6a²। और दूसरी हमें चीज दे दी गई, a³ = πr²h। क्योंकि हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? πr²h। पूछा क्या गया? बेलन की ऊंचाई कितनी है, और साथ में दे दिया गया पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 22/7। h पूछा गया, पाई की वैल्यू आपको बताई दी है कि 22/7 रखनी। सबसे पहले यहां से a³ निकालने के लिए हमें a की वैल्यू पता होना जरूरी है, और a की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। तो सीधी सी बात है, a² बराबर कितना हो जाएगा? 726/6 मीन्स 1 to 1। ए की वैल्यू हमें मिल गई 11 सेंटीमीटर।
और अब क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। यहां पर हमें केवल और केवल अपनी वैल्यूज रखनी है और हमें डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 11 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 11 गुणे 11 इंटू एच, क्योंकि एच हमसे पूछा गया। यहां से 2 11 पूरे पूरे कट जाएंगे, इस 11 से ये 22 कट जाएगा 2 बार, तो एच बराबर कितना बचा 7/2, या हम कह सकते हैं 7/2 को क्या 3.5 सेंटीमीटर, मीन्स ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो केवल और केवल हमें यह ध्यान देना है कि हमें दिया क्या गया और करना क्या। चूंकि बात मेंसुरेशन की है तो आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, और नहीं भी याद करने हैं अगर तो कैसे बना सकते हैं वो चीज, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। अगर नहीं फॉर्मूले याद होते हैं तो आप बनाना भी सीख सकते हैं और खुद भी उसको तुरंत की तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। कहा हमसे ये गया 15,000 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 20% अधिक मिलते हैं। ठीक है भाई, ए को बी से 20% अधिक मिल रहे हैं, मींस अगर बी को 100 मिले तो ए को 120, बी को सी से 25% अधिक मिले। अब यहां बी और सी में भी बात हो गई, तो एक बात तो तय है कि इन तीनों में हमें दिखाई दे रहा है ए, बी और सी, इन तीनों में हमें क्या पता चल रहा है कि सी परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सी की वैल्यू पता चल जाए तो आप 25% ज्यादा करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जैसे ही बी की वैल्यू पता चलेगी 20% बढ़ाकर ए की निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं सी का शेयर है 100, तो बी का कितना हो जाना चाहिए 125 हो जाना चाहिए। बी सी से 25% अधिक है। अब ए जो है वो बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब हम लोग जानते हैं 1/5, या तो इसका 120% निकाल लो या वैसे कैलकुलेट कर लो। तो 20% की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/5, 125 का 1/5 कितना हो जाता है 25, 125 और 25 150। ये तीनों हमें किसी से कटते हुए दिख रहे हैं और शायद 25 से ही कट रहे हैं। 25 6 150, 25 5 125 और 25 4 100, मींस ए, बी और सी में जो अनुपात है वो कितना है 6:5:4। और अब इसके बाद पूरी की पूरी कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। कैसे? सी का हिस्सा क्या है और टोटल आपको दिया गया 15,000, 6 5 11, 11 4 15, 15 की वैल्यू आपको गिवन कर दी गई थी 15,000। एक की वैल्यू 1,000 पूछी किसकी गई 4 की। सी का शेयर बताइए, तो 4 की वैल्यू 4,000, मींस डी वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई इसमें ऐसा टफ काम नहीं था, बस सीधे सीधे जो कंडीशन आपको दी गई परसेंटेज बेस्ड कंडीशन थी, सॉल्व करना था और आंसर मिल जाता। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। बिक्री कर सहित एक वस्तु का बिक्री मूल्य 772.8 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया है तो बिक्री कर की दर क्या है? बात पर ध्यान दीजिए कि आपको क्रय मूल्य दिया गया, दूसरा बिक्री कर सहित बिक्री मूल्य दिया गया और लाभ कमाया 15%। तो एक बेसिक बात जो सीधी सीधी हमें पता है कि 600 क्रय मूल्य है, 600 का 115% ये उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए कायदे से, जो 15% लाभ पे। देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये 2 जीरो तो कट ही गए, 15 छिक्का 90, 690 रुपए ये होना चाहिए था सेलिंग प्राइस, लेकिन ये है बिक्री मूल्य। क्यों? क्योंकि इसमें सेल टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो जब सेल टैक्स जुड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है, पता कर लो टैक्स है कितना, तो 772.8 - 690।
तो 0 का मतलब सीधी सी बात है 0.8, तो ये सीधा सीधा हो गया, और 9 8 17, तो 17 का मतलब 690 आप उठा लीजिए तो कर देंगे कितना, लगभग बन जाएगा 82। ठीक भाई, 2 में से 0 गई 2, 69 और 8 77, तो सीधा 82.8। अब कंडीशन हमसे क्या कही गई कि बिक्री कर की दर क्या है। एक बात समझिए, ये है बिक्री कर, ये लगा कितने पर है, 690 पर। पता कर लो 82.8 690 का कितने परसेंट है, तो सीधी सी बात है 82.8 डिवाइड बाई 690 इंटू 100। एक जीरो ये कट गया, इस 10 से इस डेसिमल को खत्म, डिवाइड कर दो, कितना बन रहा है, तो एक बार पूरा पूरा जा रहा है 69, बचा कितना, तो 69 10 79 3 82, 13 बचा 138। 138 का सीधा सा मतलब हो गया कि 2 ने 18 और 2 6 12 और 1 13, मीन्स 12%। हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। अब बेसिक बात यह है कि कैलकुलेशन कायदे से आपको करनी है, और जितनी फास्ट और जितनी सही उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को क्या दी गई। कहा गया हमसे एक नाव स्थिर पानी में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी के 2 गुना को तय करने में लिए गए समय की तुलना में 40% कम समय लेती। जब बात धारा के अनुकूल की गई है तो हम जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में हमेशा शांत जल में या स्थिर जल में जो नाव की चाल है तथा धारा की चाल दोनों ऐड हो जाते हैं। अनुकूल की ही बात की गई, और जब प्रतिकूल की बात की जाती है मींस अप स्ट्रीम की जाती है तो दोनों माइनस हो जाते हैं। एक बात को ध्यान दीजिए कि निश्चित दूरी दोनों तरफ से निश्चित है। जब आप स्थिर जल में नाव को ले जाएंगे तो स्थिर जल में तो धारा की कोई स्पीड है ही नहीं, तो सीधी सी बात है आपको गिवन चीज क्या है कि शांत जल में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मींस d/25, ये शांत जल में समय हो गया। धारा के अनुकूल ले जाइए, और अनुकूल कितना ले जाना है उसका भी ध्यान दो कि अनुकूल समान दूरी के 2 गुना, मींस 2d को, और बात धारा के अनुकूल की है तो x प्लस वाई होने, एक्स वाई मतलब 25 प्लस बाई ये होना है। अब ये है अनुकूल का समय, ये है शांत जल का समय, और कंडीशन क्या दी गई कि तय करने में लिए गए समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। 40% कम लेती है, दैट मींस यहां पर इसका 60% समय लेगी। 40% कम लेती है, अगर 100 है तो 100 में 40% कम कर दो तो कितना बचेगा, 60, मींस 60% समय ये इसके हो गया बराबर। अब बस इसको ही हमें सॉल्व कर देना था, तो कर दीजिए। 2 से ये कटता हुआ दिख रहा है 5 बार, ले आइए इधर साइड। जब हम लोग इसको पूरा और बल्कि यहां पर और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये 5 यहां से कटता हुआ दिख रहा है 25, ये 5 हो गया। जितनी कैलकुलेशन इजी हो सकती है उतनी हम अपनी इजी कर लेते हैं। अब ले आइए 25 प्लस बाई इक्वल्स टू 6 इंटू 5 30, बाई इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पे पूरी कैलकुलेशन अपनी सॉल्व कर देने से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत बाद में नहीं हुई, और डायरेक्ट हमें हमारा आंसर मिल गया बी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन क्या दी गई। किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के बीच का अंतर 70 है। इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा दिया ही नहीं गया कि जो बहुत ज्यादा टफ लगे कहीं से भी। क्यों? संख्या के 40%, हमें नहीं पता संख्या कितनी है। आप मान लेते संख्या आपकी 100 है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40, और 30% कितना हो जाएगा,
30। कहा क्या गया, इन दोनों का अंतर 70 है, मींस आपको 10 की वैल्यू कितनी दे दी गई, 70। ध्यान देना वह संख्या क्या है, वैल्यू किसकी पूछी गई, 100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। हो गया सोल्व। तो कुछ भी दिया ही नहीं गया था ऐसा जिसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़े। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन को, क्या गिवन है। एवरेज का क्वेश्चन दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल में 20 लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है क्या था। 54 किलो और 50 किलो वजन के दो नए छात्रों को प्रवेश दिया गया। इस नए औसत का पुराने औसत से अनुपात क्या है। एक बात का ध्यान दीजिए, आपको 50 किलो और 54 किलो, मींस ये टोटल आपको बनता हुआ कितना दिख रहा है, 5 5 10 4, 104। दो लोगों का है तो 104 का 2 मतलब 52। तो सीधी सी बात है 52:52, दैट मींस 1:1 ही बन जाएगा। कतई इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखकर भी इसका सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। सॉल्व भी करना है तो कैसे कर सकते हैं, एक बात समझिए कि जो पहले वजन था वो कितना था, 52 × 20 हो जाएगा। अब इसके अलावा एक 54 किलो, एक 50 किलो, ये लोग जुड़े, डिवाइड बाई 20 लोग थे, 2 और बढ़ गए, कोई निकाला तो गया नहीं, 22। और इसका रेशियो किससे बताना है, औसत वजन 52 किलोग्राम था, पुराने औसत के साथ अनुपात बताना है, मींस 52 के साथ हमें अनुपात बताना है। ये हो गया तुम्हारा कितना, 1040, और ये कितना हो गया, 104। ये बन गया। तो सीधी सी बात हो गई 1144 डिवाइड बाई 22 रेशियो 52। 22 पंचे 110, 4 बचे, 22 दूनी 44, 52:52 कितना बन गया, 1:1। तो बात फिर भी वही बनी, चाहते आप तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते, जैसे हमने आपको बताया था इनिशियली, देखते ही आप कैसे उसका आंसर बता सकते थे, या तो वही कर देते। अदरवाइज ये पूरा सॉल्यूशन है ही, आप इसको फॉलो कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन में आंसर आपका सही आएगा। और आंसर सही के लिए एक सीधी सी कंडीशन हम सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम में उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, हमें केवल सॉल्व करना है बस। सॉल्व ऐसे भी हो सकता है कि आप करो जय माता दी, ये वाला सही है, बस यही सही है, अगर ये सही है तो नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन ये करना नहीं है आपको, क्योंकि जब आप पढ़ ही रहे हैं तो फिर कॉन्सेप्ट पता है, मेथड पता है, तो कैलकुलेट करने में क्या बुराई, क्यों अपना नंबर बर्बाद करना। अगर सही हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलत हो गया उस कंडीशन में तो माइनस मार्किंग हुई तो उसमें भी बर्बाद। तो बेहतर है कि सॉल्व करके चलें। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। कहा हमसे ये गया, एक संख्या को जब 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 31 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। एक बात समझिए, 65 से विभाजित किया तो 31 प्राप्त हुआ, 13 है, 13 65 में पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 5 बार जा रहा है, तो इससे तो कोई मतलब रही नहीं गया। सीधी सी बात है, 31 पे आ जाओ, 13 का भाग दे दो 31 में, 31/13, 13 दूनी 26, मींस 5 रिमाइंडर है, बस यही हमारा आंसर है। कितना आ रहा है, सी वाला आंसर हो जाए। 13 दूनी 26, 26 5 31, तो रिमाइंडर कितना है, 5। तो ऐसी कोई उसमें दिक्कत ही नहीं थी, बस देखते ही अपना आंसर दे देना था कि जिस संख्या में 65 से भाग जा रहा है तो सीधी सी बात है उस संख्या में 13 से भी भाग जाएगा, और जब 13 से भाग जाएगा ही तो उस संख्या से कोई लेना देना नहीं बचा, जो रिमाइंडर है उस पर बात कीजिए। तो सीधी सी बात है, रिमाइंडर में 13 का भाग दीजिए, तो रिमाइंडर में जैसे ही आप 13 का भाग देंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5, क्योंकि 13 दूनी 26 और 26 5 31। देखते हैं अपनी अगली कंडीशन को।
यही आखिरी कंडीशन थी। थैंक यू। और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।